अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था, पहले वो देख लेते हैं। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर दूं लेमेटाइजेशन के ऊपर। लेमेटाइजेशन लेमेटाइजेशन बेसिकली क्या है कि एक वर्ड के ऊपर जो फॉर्म प्रोड्यूस्ड होती हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रोड्यूस्ड होती हैं, और वो वर्ड जिसके ऊपर ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रोड्यूस होती हैं उनको कहते हैं लैम। उस वर्ड को कहते हैं सॉरी लैम। एग्जाम्पल दे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि प्रोड्यूस्ड के ऊपर ये वाली दो फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रोड्यूस हुए हैं, एक ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब प्रोड्यूस हुई है और एक ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रोड्यूस हुई है। तो जिस वर्ड के ऊपर ये वाली फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रोड्यूस हुई है उसको हम कह देंगे लेमा। ये अब इस केस में हमारे पास जो प्रोड्यूस्ड है वो लेम है। इसी तरह हमारे पास एक बाय बॉट और बॉट जो एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके अंदर जो बाय होगा क्योंकि इसके ऊपर फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं तो वो बाय एक लेमा बन जाएगा हमारे पास। बी यू वाई बाय बॉट। बी ओ यू जी एच पी। एक ये बॉट और बॉट दो फॉर्म होती है, दोनों मैंने लिख दी है। अब क्योंकि ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है किसके ऊपर प्रोड्यूस्ड या बाय के वर्ड के ऊपर प्रोड्यूस हुई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लेमा हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। स्टेम। स्टेमिंग क्या होती है कि अगर कोई वर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स ना हो लेकिन उनके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो सेम हो और कुछ सेम ना हो, या हम ये कह सकते हैं कि वो पोर्शन सेम हो जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे कि अज्यूमिंग के अंदर ए एम यू, असेसमेंट के अंदर ए एम यू, और इसमें भी ए एम यू, तीनों सेम है लेकिन ये आपस में फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं है। इनका कुछ पोर्शन सेम है और जो सेम है उसको हम कहते हैं स्टेम, और जो और कुछ पोर्शन सेम नहीं है। तो इसकी स्टेम क्या हो जाएगी इन तीनों वर्ड की, इन तीनों वर्ड की स्टैम्प हो जाएगी ए, सॉरी इसके अंदर एस भी आता है, हाँ एस भी क्योंकि तीनों में है, मैंने अभी नोटिस किया। ठीक है, ए एम यू एस, तो ये इसकी स्टेम हो गई। अब स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में ये डिफरेंट है कि स्टेमिंग में फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्रोड्यूस नहीं होती और वो डिफरेंट मीनिंग होता है लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो होता है ना उन वर्ड का सेम होता है, लेकिन जो लेमेटाइजेशन है ये फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर बेस करती है। नेक्स्ट, प्योर स्टैगिंग। प्योर स्टैकिंग बेसिकली हम सबको पता है कि हर एक इंडिविजुअल वर्ड को आप कोई ना कोई टैग असाइन करें। प्योर स्टैगिंग होप सो कि आप इंग्लिश के कोर्स में पढ़े हुए हैं। यहाँ पे डेट, डेट बता रहा है डी को। एक सेंटेंस है द डॉग ईट द बॉल, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, प्योर स्टैगिंग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो डी क्या है, डेट। डॉग एक नाउन है तो इसको उसने नाउन असाइन कर दिया। एट वेब है, वर्ब है तो उसमें एक वर्ब सॉरी असाइन कर दिया इसको। दी अगेन दी है तो इसको फिर दैट। और बोन, बोन भी एक नाउन है तो उसको इसको नाउन असाइन कर दिया। कि आप किसी सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग असाइन कर दें तो वो क्या कहलाती है, पीओस टैगिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पार्सिंग। पार्सिंग बेसिकली क्या है कि आप किसी सेंटेंस को रिलेशन बताएं किसी भी सेंटेंस का कि उसका
प्रीवियस वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, उसका आने वाले वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, और एक ट्री की सूरत में उसको रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाती है, पार्सिंग कहलाती है। जैसे कि एक मेरे पास सेंटेंस था, उसको पहले दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया। एनपी नाउन पर्सन का नेम है, एनपी यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहा है, नाउन पर्सन को, तो वो जोहान, जॉन। वर्ब फेस में हिट, वर्ब फेस वीबी को इसने एक पार्ट पे डिवाइड किया। वी का मतलब है कि हिट जो है आप लोगों के पास आएगा वर्ब, और एनपी एक पार्ट पे डिवाइड किया है अगेन, उसमें एक हमारे पास डेट का है, दी, और एक नाउन है जो कि है बॉर्न। ये हम पार्सिंग का मेथड आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर वो देखेंगे। अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन हो रहा है तो सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आप किसी सेंटेंस को एनालिसिस करें और ये बताएं कि उनके वर्ड का, उस वर्ड का आपस में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि मेरे पास सेंटेंस था, फॉर एग्जांपल के तौर पर, जॉन हिट, सॉरी एच तो बहुत बुरा लिखा गया, द बॉल, द बॉल। अब हमने इस सेंटेंस की पार्सिंग बतानी है, तो हमें पता होना चाहिए कि जॉन का हिट से क्या रिलेशन है, हिट का द बॉल से क्या रिलेशन है, वो हम पार्सिंग में एक ट्री की सूरत में रिप्रेजेंटेशन करके बताते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सिमेंटिक। सिमेंटिक बेसिकली एक चीज है कि आप वर्ड को अरेंज कर दे और उसका प्रॉपर मीनिंग आपके तक पहुंचना चाहिए कि उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये भी एक सेंटेंस है, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीपी फ्लोरियन स्लीप, लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आइडिया हो रहा कि ये लाइन कहना क्या चाह रही है। अगर आपने नोटिस किया, नो डाउट ये एक सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस के अंदर अगर सिमेंटिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन ना हो रही तो वो सेंटेंस किसी काम का नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेंटिक्स का मतलब क्या है, वो ब्रांच या वो जहां पे लिंग्विस्टिक डील करते हैं किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग के ऊपर कि इस लाइन का मतलब क्या है। आई सॉ अ मैन विद द टेलीस्कोप, अब इसका क्या मतलब है कि मैंने एक आदमी देखा टेलीस्कोप के साथ। अब ये हमें किसने बताना है, या मैंने एक आदमी देखा टेलीस्कोप के साथ, दो मतलब है। अब इस चीज को सेमेंटिकली किस तरह बताना है, ये लिंग्विस्टिक बताएंगे कि इस सेंस में अगर बात हो रही है तो मैंने एक आदमी देखा जिसके पास टेलीस्कोप था, या मैंने आदमी को देखा टेलीस्कोप के साथ, ये दो डिफरेंट मीनिंग निकले हैं। तो ये कौन हमें डील करके बताता है, लिंग्विस्टिक। इसके बाद है सिमेंटिकली, वर्ड सेंस डिसएम्बिग्युइटी। वर्ड, क्योंकि जहां पे ह्यूमंस आपस में वर्ड के थ्रू बातचीत करते हैं वहां पे डिसएम्बिग्युइटी जरूर क्रिएट होती है। और क्योंकि एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर आपको मैं इसका रीजन भी बताती हूँ। ही कैश्ड अ चेक एट द बैंक, तो उसने एक बैंक देखे। अब कौन से बैंक की बात हो रही है, रिवर वाले बैंक की बात हो रही है, या जो वो बैंक जिसके ऊपर हम लोग पैसे या मनी को डिपॉजिट या विथड्रॉ करवाते हैं। अब यहाँ पे बैंक ने क्या किया है, एक डिसएम्बिग्युइटी क्रिएट की है, एम्बिग्युइटी। और यहाँ पे भी एक वर्ड है जिसमें अब बैंक, मैं मिसाल लेती हूँ, अ गर्ल इज वॉकिंग अलोंग द बैंक, कि वो एक दरिया के किनारे गर्दिश कर रही है, चल रही है, सॉरी गर्दिश नहीं, चल रही है। तो वो वाले बैंक की बात हो रही है या डिपॉजिट वाले बैंक की, तो ये एक वर्ड सेंस डिसएम्बिग्युइटी टाइप चीज पैदा होती है। वर्ड सेंस इंजेक्शन, कि आप आइडेंटिफाई करें न्यू वर्ड्स को।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रॉक, रॉक किसको बोलते हैं? स्टोन को भी बोलते हैं, और रॉक किसको बोलते हैं? म्यूजिक को भी बोलते हैं, जो फास्ट म्यूजिक होता है। अब इन दोनों वर्ड के आपस में रिलेशन के ये किस सेंस में कौन से जुमले में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वो लिंग्विस्टिक को जरूर बताता है, लेकिन मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये दोनों वर्ड में रॉक का मतलब स्टोन है और रॉक का मतलब म्यूजिक है? तो नए आने वाले वर्ड को भी आपने रखना है कि अगर कोई इन फ्यूचर न्यू वर्ड प्रोड्यूस्ड होता है, तो आपकी मशीन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो उस न्यू वर्ड को अपने अंदर अब्सॉर्व कर सके। नेक्स्ट चलते हैं, मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन, अ पीस ऑफ टेक्स्ट को आप वन लैंग्वेज से एक अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग मशीन। और सेम यही आजकल हमारा काम जो है वो गूगल का है, गूगल ट्रांसलेटर। वो एक लैंग्वेज में लेता है आप लोगों से और दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन वो इतनी एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं होती। नो डाउट इसके ऊपर काम हो रहा है अभी। तो एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं, इंग्लिश के आपने कुछ वर्ड दिए हैं ट्रांसलेट करने के लिए और उसने स्पेनिश में कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारे पास मशीन ट्रांसलेशन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, सिमेंटिक्स की आगे से आ जाती है नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। कि अगर आप पीस ऑफ टेक्स्ट के अंदर से नेम, नेम इन सेंस पर्सन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, लोकेशन का नेम, एनिमल का नेम, ट्रीज का नेम, मेडिसिन का नेम आइडेंटिफाई करने को हम कहते हैं नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। कि आपके पास एक बल्ज ऑफ टेक्स्ट है या एक पैराग्राफ है इंग्लिश का, अभी हम इंग्लिश की बात ही फिलहाल करते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना कि पर्सन का नेम कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम कहाँ पे है, लोकेशन का नेम कहाँ पे है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। Building a map of locations which have been toured by the tourist from the tourist block data। ये दो उन्होंने, एक मैंने एग्जाम्पल दी है। आपका टास्क है कि आपने इसके अंदर से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पर्सन का नेम है, किस तरह के लोकेशन का नेम यहाँ पे बताया गया है, और अगर पर्सन का नेम एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता। क्वेश्चनिंग आंसरिंग, क्वेश्चनिंग आंसरिंग में के नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप जो क्वेश्चनिंग आंसर करते हैं वो आपको बताना चाहिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन? ये एक क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चनिंग आंसर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ का मतलब क्या है? ये भी एक क्वेश्चनिंग। किसी इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, काम करना चाह रहे हो, और उसके अंदर ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा क्वेश्चनिंग मार्क सेंटेंस है, उसको आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन आंसरिंग, और उसका जवाब देना। नो डाउट। टॉपिक सेगमेंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। Given a piece of text, chunk into the various segments and identify a topic for each of them। कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा पीस ऑफ टेक्स्ट है, आपने उसमें से ये आइडेंटिफाई करना कि ये छोटा सा पीस ऑफ टेक्स्ट किस चीज के ऊपर लिखा हुआ है, इसका टॉपिक क्या है। उसको कहते हैं टॉपिक सेगमेंटेशन। और उसको आइडेंटिफाई करना वो, और कैसे करेंगे? क्योंकि जब आपके पास पीस ऑफ टेक्स्ट होगा आप उसको पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेडिसिन की बात हो रही है, किस ग्रुप की बात हो रही है, या किसी सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही है, किसी ह्यूमन के ऊपर बात हो रही है। वो आप पीस ऑफ टेक्स्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके वर्ड से आइडेंटिफाई करते हैं, उनके वर्ड के चंक्स पे आप आइडेंटिफाई करते हैं, सेंटेंसेस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका टॉपिक क्या होना चाहिए, इसका टॉपिक बनता क्या है। नेक्स्ट, सिमेंटिक पार्सनिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। सिमेंटिक पार्सनिंग एक लिंग्विस्टिक अप्रोच है जो कि बताते हैं लिंग्विस्टिक के इस वर्ड का पिछले वाले से रिलेशन क्या है या इससे पिछले वाले से रिलेशन क्या है, ये भी हम देखेंगे।
और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं कि और इंफॉर्मेटिव बनाना कि क्या ये आपस में वेल एंड गुड बैठते हैं, ये किसी और पर्सन की बात हो रही है जो हम पीछे इग्नोर करके आ चुके हैं। डिस्कोर्स एंड स्पीच कि कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन की मतलब हम अगर हम लोग गए इस चीज के ऊपर तो हम जरूर इसको देखेंगे, लेकिन स्पीच के ऊपर स्पीच के से हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को गेट करना, स्पीच से रिकॉग्नाइजेशन पे करना, जो हम बोल रहे होते हैं स्पीच मतलब कंप्यूटर से बातचीत करें, और टेक्स्ट टू स्पीच कि आप बोले और राइट हो। आपको ने देखा होगा गूगल के ऊपर भी एक माइक लगा हुआ है जो कि आपके वर्ड को लेता है और उसके रेलिवेंट सर्च निकाल कर देता है, लेकिन वो प्रॉपर किस्म की टाइपिंग नहीं करता। आपने मोबाइल के ऊपर भी नोट किया होगा कि हमारे पास वहां पे माइक होता है जिसके अंदर आप बोलते हैं कि ये चीज निकाल दो, लेकिन वो इतनी एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। क्यों नहीं है? उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और लिंग्विस्टिक जो होते हैं ना, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके काम करें, और नो डाउट जो प्रोग्रामर्स हैं वो भी इसमें काम करें अभी, क्योंकि इन फील्ड के अंदर बहुत कम काम हुआ है। अगर आप इन फ्यूचर थीसिस करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी पाइथन की फील्ड में स्पेशली, और टेक्स्ट ऑफ स्पीच टेक्स्ट की फील्ड में जाना चाह रहे हैं जहां पे आप वर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें, तो वेरी गुड फील्ड फॉर स्पीचिंग। स्पीच के ऊपर तो बेतहाशा काम करने पड़ा हुआ है। वाई एनएलपी इज इम्पोर्टेंट? एनएलपी इम्पोर्टेंट क्यों? ह्यूमन कि अगर कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना शुरू करते तो वो मोर फ्रेंडली हो जाएगा, और बहुत ज्यादा किस्म का डाटा अवेलेबल हो जाएगा जो कि आपको चाहिए होता है, मतलब टू द पॉइंट वो आप लोगों को डाटा निकाल के दे देगा। हमें समटाइम्स गूगल पे सर्च करते हुए इतनी जल्दी वो चीज नहीं निकलती जितना कि हम लोगों को एफर्ट करनी पड़ती है, कि वर्ड को अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता। तो वो उससे रेलिवेंट चीजें उठा उठा के ला के देता है कि ये देखो ये तो नहीं चाहिए आपको, ये देखो ये तो नहीं चाहिए आपको। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे टू द पॉइंट चीज चाहिए, इसका मतलब मुझे मेरा कंप्यूटर इतना स्मार्ट होना चाहिए कि मैं उसको वर्ड पास करूं और वो मुझे उससे रेलिवेंट चीज ला के दे दे, ना कि डिफरेंट फील्ड से उससे रेलिवेंट चीजें ला ला के मुझे दे के ये लो भाई आप कुछ सिलेक्ट करो। सिलेक्शन का ऑप्शन भी उसके पास होना चाहिए कि इसने इस सेंस में कहा है तो इसको इस सेंस में ही डाटा प्रोवाइड करें। इनफ। और बहुत कम मिकदार में। नोटिस किया अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं गूगल के ऊपर एनएलपी लिखती हूँ, एनएलपी पे लिखने पे ही इतनी चीजें वो आपसे को निकाल निकाल के दे देगा कि एनएलपी के पेपर्स लिखे हुए हैं, पास्ट पेपर, थीसिस के रेलिवेंट पेपर, इवन कि मैंने तो उससे सिर्फ एनएलपी की डेफिनेशन इन सेंस मांगी है कि एनएलपी लिखा है, लेकिन वो क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, हमारे वर्ड की और उसकी कम्युनिकेशन में कोई डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको इतना स्मार्टली बनाना चाहिए कि वो हमारी बात को समझ सके। इसके बाद है रिसर्च पर्पस के लिए वेरी गुड। मैंने जैसे कि पहले बताया कि अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाह रहे हैं और आप को लैंग्वेजेस के ऊपर काम करना है बाय यूजिंग एनएलपी, बाय यूजिंग मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, अगर आपको रोबोटिक्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, ताकि वो आप अपने रोबोटिक्स को उस तरह ट्रेन कर सके कि वो आपकी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स को, आपके हर एक मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा हो कि ह्यूमन डिसीजन इस टाइम होता है तो वो क्या करता। कमर्शियल एक्सपेक्ट, कमर्शियल एक्सपेक्ट से भी बहुत ज्यादा एनएलपी की इंपॉर्टेंस है। आपने अक्सर जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट जो होती है ना, वहां पे क्वेश्चनिंग आंसर का एक पोर्शन रखा होता है जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग क्या है, कब, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट क्या है, फी का इशू क्या है, और वो कंप्यूटर पॉसिबल क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना एक्यूरेट काम नहीं करता। तो आप अगर कमर्शियली एक्सपेक्ट से भी देखा जाए तो अगर आपकी लैंग्वेज का डिफरेंट ना आए तो वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर कर सकते कोई भी वेबसाइट। नेक्स्ट चलते हैं।
कमर्शियल एक्सपेक्ट से एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड हार्डवेयर 2016 से 2025 तक उन्होंने एक सर्वे किया था, जिसके ऊपर उन्होंने ये बताया था कि इतने मिलियन जो डॉलर्स हैं वो खर्च होंगे, और 2025 में हार्डवेयर इतनी यूज होगी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऑलमोस्ट इतनी, और हार्डवेयर ये, मतलब हार्डवेयर का पोर्शन और सॉफ्टवेयर का पोर्शन बहुत लेस है, जबकि सर्विसेज का पोर्शन जो आपने देखा है वो लार्ज है। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप अब तो बहुत ज्यादा हद तक ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आप स्पीच करके बोल के बता सकते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, और वो एक्यूरेट आंसर करते हैं। कंप्यूटर, हालांकि पीछे कंप्यूटर ही बात कर रहे थे, लेकिन वो कुछ वेबसाइट इस तरह की हैं जो आपकी लैंग्वेज डोमेन को भी डील करती हैं। अगर आप पर्शियन है और पर्शियन में कहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो आपको ला कर, और कुछ अभी इन वेबसाइट इस चीज के ऊपर काम कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। टू, बेसिकली जो एनएलपी और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को लैंग्वेज डील करती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डील करती है, वो पाइथन है। पाइथन एक बहुत इजी सी लैंग्वेज है, जिसके अंदर बे इंतहाशा बिल्डिंग लाइब्रेरीज मौजूद है। आपको कोई नया फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं कि आपने जी, फॉर एग्जांपल 2 + 2 करने के लिए आपको अपना एक फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइथन के अंदर बिल्डिंग फंक्शन है, आप उस फंक्शन को कॉल करवाएं और उसके अंदर पैरामीटर पास करवाएं, वो आपको आंसर निकाल के दे देगा। जैसे कि इमेजेस प्रोसेसिंग के ऊपर, स्टैटिकल विजुअलाइजेशन के ऊपर बेइंतहाशा लाइब्रेरी पाइथन्स के अंदर मौजूद है। पाइथन्स को भी एक मैं कोर्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगी इस कोर्स के बाद, जिसके अंदर मैं पाइथन के आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी कि पाइथन्स को एनएलपी के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि एक बताता है कि आपने इस सीक्वेंस के साथ चलना है, और हाउ टू परफॉर्म अ कॉम्पिटिशनल, और अपना टास्क किस तरह परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहती हूँ कि आपने अपने घर से कॉलेज तक जाना है, तो मैं कहती हूँ कि आपने लेफ्ट साइड से जाना है, राइट से फिर जाना है, फिर स्ट्रेट जाना है, और आपका कॉलेज आ जाएगा। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे, तो आप जरूर अपने कॉलेज तक पहुंच जाएंगे, बनिस्बत आपकी नीयत खराब ना हो तो। लेकिन अगर आप इन इंस्ट्रक्शन में से एक भी मिस करते हैं, तो आप अपने कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब अपना अपना टास्क परफॉर्म ही नहीं कर सकते। कॉम्पिटिशनल गुड भी, इसने कहा है कि मैथ की जो सिंपल भी होती हैं और वेरी कॉम्प्लेक्स कंपटीशन भी हो सकती हैं। सिंबॉलिकली सर्च और रिप्लेसिंग, ग्राफिकली प्रोसेसिंग एंड इमेज प्लेइंग वीडियो, कि ये उसने बताया हुआ है कि हम प्रोग्राम जो है वो किस किस सेंस का हो सकता है। ग्राफिकल भी हो सकता है, सिंबॉलिकली भी हो सकता है, सर्च इंजन लाइक टाइप, और मैथ का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना भी हो सकता है। लैंग्वेज क्या होता है? वो लैंग्वेज जो के कंप्यूटर के अंदर हम जिस एक प्रोग्राम को राइट करवाते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कराते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी डेफिनेशन में बता दिया मैंने, कि वो लैंग्वेज जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, या वो लैंग्वेज जिससे हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। नेचुरल लैंग्वेजेस बेसिकली होती हैं जो कि लोग खुद बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रांस, और डिफरेंट किस्म की जो लैंग्वेजेस, तकरीबन 251 या 3 के ऑलमोस्ट करीब दुनिया में लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। एरिया वाइज भी होती हैं, कंट्री वाइज भी डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं।
उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस, जो कि लोग यूज किस लिए करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस एक नोटेशंस की फॉर्म में होती है, एक सेट ऑफ फॉर्म्स होती हैं, और इनको एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि मैथ की डोमेन के अंदर उसकी स्पेशल नोटेशंस होंगी कि प्लस का सिंबल है तो उसको लिखना है इस तरह, माइनस का सिंबल है तो आप तब तक नहीं कम्युनिकेट कर सकते जब तक आप माइनस नहीं इसको सीख लेते, और इसी तरह सो ऑन। तो एक मैथ की खुद की एक लैंग्वेजेस है या नोटेशंस है, तो इसको कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। जैसे केमिस्ट्री के अंदर है, उसकी एक खुद से फॉर्मल लैंग्वेज है कि सोडियम को हम लोगों ने Na से रिप्रेजेंट करना है, कैल्शियम को हम लोगों ने Cl से रिप्रेजेंट करना है, ये। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं वो फॉर्मल होती है, क्योंकि उसमें आपको बताना पड़ता है कि इंट है, फ्लोट है, कौन से टाइप का नंबर है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं। तो उसकी एक सेट ऑफ नोटेशंस होती है। अब जितनी भी दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, उनकी सेट ऑफ नोटेशंस, उनको यूज करने के लिए फिर आपको उनकी लाइब्रेरीज का पता होना चाहिए, उनके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए। तो वो कौन सी लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेजेस। नेचुरल लैंग्वेज जो कि लोग स्पीक करते हैं। फॉर्मल और नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट क्या है, इम्बिग्विटी। जो इंसान लैंग्वेजेस बोलते हैं, ह्यूमन लैंग्वेजेस बोलते हैं, उनके अंदर इम्बिग्विटी पाई जाती है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, टुडे सा दी एस्ट्रोनॉमियर विद द टेलीस्कोप, के एक मुसाफिरगर ने एस्ट्रोनॉमियर को देखा टेलीस्कोप से, या अटूवर ने एस्ट्रोनॉमियर को देखा टेलीस्कोप के साथ। दो डिफरेंट किस्म के मीनिंग निकल आए हैं इसको ट्रांसलेट करने के। तो ये क्या कहलाती है, इम्बिग्विटी सेंटेंस। जो ह्यूमन बोलते हैं, वुमन वर्ड, उनके अंदर इम्बिग्विटी एग्जिस्ट करती है, रिडेंडेंसी ये भी उनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद है लिटरनेंस, बाल इन आवर कोर्ट, ईडीएम जिसको कहते हैं। रिडेंडेंसी का मतलब होता है, होप सो कि आपको पता हो कि रिडेंडेंसी क्या होती है। ये मैं आपको टास्क भी देती हूँ कि ताकि मुझे पता चले आप कितना लेक्चर को इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। तो ये आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपने रिडेंडेंसी के ऊपर क्या चीज पढ़ी है, या ये भी हम कह सकते हैं कि शॉर्ट। चले मैंने बता दिया, लेकिन आप भी अपने थ्रू से सर्च करके बताइएगा। कॉमन इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के अंदर एक कुछ चीजें कॉमन होती हैं। कौन सी कॉमन होती हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो अभी का मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड अप करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।